Okay, so we have just started with the final accounts. तो फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? फाइनल अकाउंट्स आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिन्हें हम लोग एंड प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग भी कहते हैं। यानी कि जब हम बिजनेस करते हैं तो पूरा जब हमारा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है तो हम अपने बिजनेस की दो चीजें चेक करना चाहते हैं। वन इज कॉल्ड परफॉर्मेंस, सेकंड इज कॉल्ड पोजीशन। तो परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जब आप अपने बिजनेस से आपने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस अर्न किया, ये चेक करना चाहते हैं। एंड विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन आप बैलेंस शीट बनाते हैं कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास कितने असेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं। ओके, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है वो ड्यूरिंग द ईयर बनता है, यानी कि पूरे साल में आपने कितनी अर्निंग करी, उसके अगेंस्ट आपने कितने एक्सपेंसेस करे, एंड दैट विल लीड्स टू प्रॉफिट या फिर लॉसेस। ओके, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस को दो पार्ट्स में रखा गया है। एक को कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, एंड दूसरा कहा जाता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। सो जब हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की, तो उसके लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को बनाने के लिए, निकालने के लिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका मतलब है वी हैव टू मेक टू अकाउंट्स फॉर द परफॉर्मेंस। वन इज द ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ। और नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकालने के लिए हमें एक बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे तो उसके अंदर हमारा क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, कि हमारा क्वेश्चन होगा क्या। तो जब हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें हम सबसे पहले करते हैं रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जनरल एंट्री। जनरल एंट्री के साथ रिकॉर्ड करने के बाद हमें क्या करना होता है, लेजर में पोस्टिंग करना होता है। ठीक है, लेजर्स में पोस्ट करने के बाद आप बैलेंस निकालते हैं जिन्हें आप बैलेंस सीडी कहते हैं, एंड दैट इज ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस, जिसे हम कहते हैं कि हमने क्या किया, समराइज। तो जो ट्रायल बैलेंस है यही आपका क्वेश्चन है बेसिकली। फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज आर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, हमारे पास बैलेंसेज होते हैं ऑफ ऑल द अकाउंट्स। हमारे पास जितने भी अकाउंट्स हमने क्लोज किए, जिन जिन का भी हमारे पास बैलेंस निकल के आया एज अ बैलेंस सीडी, उन सब के बैलेंसेज हमारे पास कहाँ पर होते हैं, ट्रायल बैलेंस में होते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन होता है दैट इज आर ट्रायल बैलेंस। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। सो सबसे पहले अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो हम पहले जरा कंपोनेंट्स को पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, उसके बाद हम एक एक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया फॉर द डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ऑन द डेबिट साइड वी हैव ओपनिंग स्टॉक, देन वी हैव परचेजेस जो ग्रॉस होते हैं, उसमें से आप परचेज रिटर्न लेस कर लेते हैं। परचेजेस में से आप परचेज रिटर्न क्या कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं। यू विल गेट द नेट परचेजेस, यू विल गेट नेट परचेजेस। You'll add direct expenses on the debit side, as debit और losses and expenses होता है। On the credit side you have gross sale, उसमें से आप sales return माइनस कर लेते हैं। Then you have the closing stock, and with the help of this आप दोनों साइड को चेक करते हैं किसका, कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा बड़ा है। सेम टोटल किया और आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली। अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर ऑन द डेबिट साइड आती है तो वो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आती है तो क्या कहलाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आती है तो वो कहलाता है ग्रॉस लॉस। और इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है दोनों ही निकल जाएंगे। यू विल इधर, आपको या तो लॉस हुआ होगा या आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड निकलता है तो इसका मतलब है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, और अगर आपका बैलेंस क्रेडिट साइड निकलता है इसका मतलब है आपको ग्रॉस लॉस हुआ। सिंपल से इस एस्पेक्ट को देखें तो अगर आपको नॉमिनल अकाउंट के रूल्स याद है तो क्या कहता है, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम एंड डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। तो अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, दैट मीन्स क्रेडिट साइड इज बिगर और लार्जर एंड डेबिट साइड छोटी है, तो ऑब्वियस ही बात है आपको फायदा हुआ, इसलिए हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आती है ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर उल्टा है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, ग्रॉस लॉस। ठीक है, अब हम इन कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो है हमारे पास अकाउंटिंग ईयर।
जो भी हमारा ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं 99% केसेस में दैट इज अबाउट एक ईयर के बाद हम इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। आप क्वार्टरली हाफ ईयरली भी बना सकते हैं, बट एज पर आर टैक्स लॉज हम लोग कैसे बनाते हैं, ईयरली बनाते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के अकाउंटिंग ईयर होते हैं, वन इज कॉल्ड द फाइनेंशियल ईयर, सेकेंड इज कॉल्ड द कैलेंडर ईयर। सो फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर यू जस्ट नोज, तो जो 1 जैन से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर तक जाता है दैट इज योर कैलेंडर ईयर। और अगर आप 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं और 31 मार्च खत्म करते हैं दैट इज योर फाइनेंशियल ईयर। ओके, चलिए अब हम बातें करते हैं सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारे पास है स्टॉक का। तो आपने देखा हमारे पास जो स्टॉक है वो दो टाइप के हैं, वन इज द ओपनिंग स्टॉक, सेकेंड इज द क्लोजिंग स्टॉक। तो अब ये स्टॉक होता क्या है, कैसे आता है, देखिए इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं मोबाइल्स का। अब ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में आपने 10,000 मोबाइल क्या किए, परचेज किए, खरीदे बेचने के लिए। और पूरे साल में आपने 9500 मोबाइल्स क्या कर पाए, आप बेच पाए। ठीक है, आपने 1/4/2019 में बिजनेस को स्टार्ट किया, तो साल खत्म होगा 31/3/2020 में, पूरा 12 मंथ दैट मीन्स आप फाइनेंशियल ईयर आप यूज कर रहे हैं एज अ काउंटिंग ईयर। तो आपने 10,000 मोबाइल्स क्या किए थे, बाय किए थे। और उसके बाद आपने क्या किया है, ड्यूरिंग द ईयर 9500 मोबाइल्स बेचे। तो इसका मतलब है 500 मोबाइल्स हैं जो रिमेनिंग अनसोल्ड हैं, जो आपके नहीं बिके, एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास हैं। जो स्टॉक हमारे पास बच जाता है उसी स्टॉक को हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। जो स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास बचता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक जो बच गया इसको हम लोग थ्रो कर देंगे या जी खराब हो गया, नहीं। क्योंकि हम अपना बिजनेस किस प्रिंसिपल पे चलाते हैं, प्रिंसिपल चलता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पर। और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। तो दैट मीन्स ये जो बच गया है सामान कौन से ईयर का, अगर हम देखें तो ये 2019-20 का जो सामान क्लोजिंग स्टॉक था वो 2020-21 के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्योंकि जब नेक्स्ट स्टार्ट होगा बिजनेस, आपका स्टार्ट होगा, बिजनेस आवर्स देंगे, तो यही 500 स्टॉक आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो दैट मीन्स नाउ इट विल कम द ओपनिंग स्टॉक। फिर से आप पूरे साल में कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे, फिर से कुछ ना कुछ बेचेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपका ईयर खत्म होगा फिर से आपके पास क्या बचेगा, कुछ अनसोल्ड गुड्स बचेंगे। और उन अनसोल्ड गुड्स को हम क्या कहते हैं, वी जस्ट से देम क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास ट्रेडिंग के 3 कंपोनेंट्स कवर होते हैं इसमें, वन इज द ओपनिंग स्टॉक, सेकंड द परचेजेस, थर्ड द क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक जो आपके पास इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर था, क्योंकि आपका बिजनेस कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। अगर आपका कोई न्यू बिजनेस है तो ओपनिंग स्टॉक उस केस में हमारे पास 0 होता है। ठीक है, सो ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास इन द बिगनिंग था, परचेजेस जो हमने ड्यूरिंग द ईयर जो भी सामान खरीदा, उसके बाद हमने क्लोजिंग स्टॉक जो भी सामान क्या होता है हमारे पास बच जाता है। तो एक सिंपल सा एस्पेक्ट है कि अगर हम बात करें लेट्स से कि अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक 500 यूनिट्स था, आपने लेट्स से सपोज कीजिए परचेज जो किया वो आपने 7500 यूनिट्स परचेज किया, और आपको पता लगता है कि मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, अभी भी स्टॉक जो बचा हुआ है वो 1000 यूनिट का बचा हुआ है। तो आप इससे क्या पता लगा सकते हैं, आपको इससे सिंपल सा पता लग जाएगा कि आपने कितनी यूनिट्स को सेल किया। तो देखिए 75 हमने खरीदी हैं, 500 हमारे पास पहले से ही थी, तो 8000 हो गया टोटल। उस 8000 में से 1000 हमारे पास बची हुई हैं, इसका मतलब है हमने 7000 यूनिट्स को क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। ओके, सो देयर वी हैव द 4 कंपोनेंट्स जिन्हें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। सेल क्योंकि क्या है, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, इसलिए क्रेडिट साइड। परचेजेस, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक इज ऑल्सो कि हमारे पास इन द बिगिनिंग स्टॉक है क्या, इसलिए डेबिट में आता है। एंड क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास एट द एंड क्या बचा हुआ है, दैट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, नाउ
तो ओपनिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा, परचेजेस आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ मिलेगा? बहुत ही रेयर चांस है, यानी कि आप अगर एक सिंपल समझें तो आपके 95% क्वेश्चंस में आपको जो क्लोजिंग स्टॉक है हमेशा एडजस्टमेंट में मिलेगा। सिर्फ 5% केसेस ऐसे होंगे, यानी कि एक या दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। हम इन दोनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम यही वाले को मान के चल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक हमें क्या मिलेगा? एडजस्टमेंट में लिखा होगा स्टॉक जो एट द एंड ऑफ द ईयर बचा होता है, हमने कहाँ पर लेना है? ट्रेडिंग साइड के क्रेडिट में उसे लेना है, एंड वी विल एबल टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। आइए अब हम बात करते हैं परचेजेस की। तो देखिए परचेजेस का सेंस कहता है कि जितना सामान हमने खरीदा, बट परचेज के अंदर एक कंपोनेंट और आता है, एक अकाउंटिंग वर्ड और आता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड परचेज रिटर्न। क्योंकि आप जितना सामान खरीदते हैं उसमें पूरे साल में कुछ हो सकता है डिफेक्टिव आ जाए, कुछ आपको पसंद ना आए, क्वालिटी मैटर्स करे, तो वो सामान हम क्या करते हैं? वापस कर देते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपने पूरे साल में 3,60,000 की परचेज की है और 40,000 का आपने परचेज रिटर्न कर दिया, तो हमने नेट में जो परचेज की है, हमने जो नेट परचेज की है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड 3,20,000। तो हम लोग जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं तो हम इसको बिल्कुल इसी एस्पेक्ट पे शो करते हैं कि भैया आपकी ग्रॉस परचेज कितनी है? 3,60,000, बट 40,000 आपने क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो अगर आपने वापस कर ही दिया है तो वो परचेजेस नहीं है, तो 3,60,000 माइनस 40,000 यू विल गेट 3,20,000 एज अ नेट परचेज। तो जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे तो आप हमेशा नेट परचेजेस डालेंगे, ग्रॉस परचेजेस नहीं डालेंगे। तो आप ग्रॉस में से क्या माइनस करेंगे? परचेज रिटर्न, एंड आफ्टर डिडक्टिंग परचेज रिटर्न आपके पास क्या आ जाएगा? नेट परचेज आ जाएगा। गाइस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा क्लास, आप इसे आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, द सेम वे वी हैव नेट सेल्स, द सेम वे वी हैव नेट सेल्स, जो हम सेल करते हैं तो समटाइम्स हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे डेटर्स होते हैं, उन्हें सामान पसंद नहीं आता, कोई और डिफेक्ट हो जाता है, तो वो भी क्या करते हैं? वापस कर देते हैं। तो उसे कहा जाता है सेल रिटर्न। तो जैसे हमें परचेजेस को नेट करना होता है कि नेट परचेजेस कितना है, इसी तरीके से हमें सेल्स को भी क्या करना होता है? नेट करना होता है। तो आप देख सकते हैं सेल ऑन द क्रेडिट साइड है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, सेल्स रिटर्न ऑन द डेबिट साइड है तो डेबिट में आएगा। बट डेबिट में आने का सेंस क्या है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन द डेबिट मैं यहां पर लिखूं सेल रिटर्न, लेट्स से 30,000, तो ये गलत नहीं है, आप यहां पर भी लिख सकते हैं, बट प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है कि भाई सेल जो हुई है 530 की हुई है, सेल रिटर्न जो है 30 की है। तो इसलिए हम प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं? सेल में से ही सेल रिटर्न को माइनस करके दिखाते हैं। तो आपने 5,30,000 की सेल की, जिसमें से 30,000 आपने वापस कर दिया, तो हमारी जो नेट सेल हुई वो कितनी हुई? 5 लाख की। जो हमारी नेट सेल हुई वो कितनी हुई? 5 लाख की। सेम हमने परचेजेस में से किया था, परचेज में से परचेज रिटर्न आपने माइनस करना है और यू विल गेट द नेट परचेजेस। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब पॉइंट आता है, देखो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट वे में लिखा है सेल रिटर्न परचेज रिटर्न, आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा कि परचेज रिटर्न है तो परचेजेस में से माइनस करना है, सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न में से माइनस करना है। बट समटाइम्स दे यूज सम अनदर वर्ड्स एंड दीज वर्ड्स आर रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, सो रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड। अब रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? देखिए रिटर्न का मतलब है वापस, इनवर्ड का मतलब आपने हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो इनवर्ड मतलब आ रहा है, आउटवर्ड मतलब जा रहा है। तो जो हमने बेचा होगा वही वापस आएगा, इसलिए रिटर्न इनवर्ड को कहा जाता है सेल रिटर्न, यानी कि सेल्स में से माइनस होगा, और रिटर्न आउटवर्ड को कहा जाता है परचेज रिटर्न, इसलिए परचेज में से माइनस होगा। ये सिर्फ क्वेश्चन को देने का एक तरीका है कि अगर परचेज रिटर्न लिखा हुआ है डायरेक्टली तो आपको पता लगता है कि आपने परचेज रिटर्न में से माइनस करना है, बट अगर वहीं पे आपको रिटर्न आउटवर्ड बोल दे तो भी आपने कहां से माइनस करना है? परचेज में से माइनस करना है। तीसरा एस्पेक्ट यानी कि तीसरा वे जो ये क्वेश्चन में आ जाता है वो कैसे आता है? ये आपको ट्रायल बैलेंस दे देते हैं, ये एक्सट्रैक्ट है यानी कि ट्रायल बैलेंस में निकाला हुआ। अब उसमें इसने लिखा सिर्फ रिटर्न, और डेबिट में भी एक अमाउंट लिख दिया, क्रेडिट में भी एक अमाउंट लिख दिया।
क्या लिखा, सिर्फ रिटर्न लिखा, एक अमाउंट डेबिट में लिखा, एक अमाउंट क्रेडिट में लिखा। तो जो डेबिट में लिखा होता है, देखिए आपको पता है सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। सेल्स क्या होता है, सेल्स के बैलेंसेस आपके जो होते हैं क्रेडिट होते हैं, और ऐसे ही परचेज के बैलेंसेस आपके क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो ऑब्वियस है सेल्स का उल्टा सेल रिटर्न, तो सेल रिटर्न के बैलेंसेस क्या होंगे, डेबिट होंगे। परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न के बैलेंसेस क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो अगर आपको रिटर्न लिखा आता है और डेबिट क्रेडिट में दोनों अमाउंट दिए हैं, या डेबिट में अमाउंट दिया है या क्रेडिट में, तो आपको पता होना चाहिए डेबिट वाला सेल्स रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ तो अगर हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट उसके सारे एस्पेक्ट कवर किए एक को छोड़कर। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, यानी कि जैसे आप ओपनिंग स्टॉक कहेंगे, बैलेंस की जगह स्टॉक कर लीजिए। देन वी हैव ग्रॉस परचेजेस, आपने इसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देना है। वी हैव सेल्स, आपने सेल्स रिटर्न माइनस कर देना है। हैव टू पुट द क्लोजिंग स्टॉक। अब हमारे पास जो एस्पेक्ट पेंडिंग है दैट इज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बातें करेंगे, तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नाउ सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, अगर आप एक सिंपल सी चीज समझें, तो बचपन में जब हम करते थे, क्वेश्चन करते थे कि एस पी माइनस सी पी इक्वल्स टू प्रॉफिट होता था। ये जस्ट सेज कि सर एस पी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। ठीक है, बट उस केस में क्या होता था ना, जो एक कॉस्ट होती थी इसमें सिर्फ और सिर्फ उस मटेरियल की कॉस्ट होती थी जिसे आप बेच रहे हैं। पर जब हम बिजनेस करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस मटेरियल की कॉस्ट नहीं लगती है, उसके अलावा कुछ खर्चे भी होते हैं जो उसके साथ लगते हैं। जैसे मान लीजिए आप रिटेल कर रहे हैं, तो आप होलसेलर के पास जाते हैं, होलसेलर से सामान खरीद के लाते हैं और फिर उसे आप बेच देते हैं, जिसे आप रिटेल बिजनेस कहते हैं। पर जब आप होलसेलर के पास जाते हैं, उसके पास से सामान खरीदते हैं, उसे लेट से किसी कन्वेंस में लोड कराते हैं, अपने शोरूम गोडाउन पे आके अनलोड कराते हैं, उसके कुछ फ्रेट चार्जेस लगते हैं, कुछ किराया लगता है। अब ये सारी चीजें भी तो आप कवर करेंगे। मान लीजिए आपका एक स्टेशनरी बिजनेस है, आप रजिस्टर्स लेके आते हैं, एक रजिस्टर आपको 20 रुपीज का पड़ता है, बट उन रजिस्टर्स को लेके आने में पर रजिस्टर आपको 2 रुपीज की कॉस्ट पड़ रही है एक्स्ट्रा, जो कन्वेंस वगैरह है, कार्टेज वगैरह है, लोडिंग है, अनलोडिंग है, तो वो भी तो हम कवर करेंगे। तो उन्हीं एक्सपेंसेस को कहा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस दो टाइप से लगते हैं। वन इज जब हम परचेज ऑफ गुड्स करते हैं फॉर द ट्रेडिंग बिजनेस, या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आपके लेवल पर ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का कोई इतना बड़ा एस्पेक्ट नहीं है डिफरेंशिएट करने का, या इस डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे लिखने का। आपके लिए सिंपल सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में रहें तो वो सारे एक्सपेंसेस दोज आर रिलेटेड टू द परचेज ऑफ द गुड, कि हम जब गुड्स को खरीदते हैं तो खरीदते वक्त जो भी खर्चा हमारा लगता है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या फिर वो खर्चा जो उन गुड्स को बनाने में लगता है, दोज आर कॉल्ड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वी विल जस्ट कंसीडर सम एक्सपेंसेस जो मोस्टली आपके क्वेश्चन में आते हैं, तो वो आराम से हो जाएगा, आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब देखिए, ये हमने एक इंक्लूसिव लिस्ट है। ये इंक्लूसिव लिस्ट का मतलब है ये जो मैंने लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको मोस्टली सभी क्वेश्चंस में मिलेंगे। इसके अलावा भी और आ सकते हैं, कोई एक और दो आपको मतलब आ सकता है किसी क्वेश्चन में। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लेवल पर जितने भी क्वेश्चंस में आएंगे इन्हीं सब में से कवर हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को समझे तो क्या है, अभी आपको सिर्फ फोकस करना है डायरेक्ट पर। मैंने इनडायरेक्ट सिर्फ लिखा है, क्या होता है, कैसे करना है वर्किंग, ये जब हम पी एंड एल पढ़ेंगे तब बात करेंगे। सो देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहला आता है वेजेस। वेजेस मतलब दिहाड़ी, जो दिहाड़ी होती है, वेजेस आप देते हैं, दैट इज द डायरेक्ट एक्सपेंस। इसी के रिस्पेक्ट में जो सैलरीज होती है दैट इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सैलरीज क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। दूसरा, अगर पहले लिखा है वेजेस एंड सैलरीज, क्या लिखा है पहले, वेजेस एंड सैलरीज, एंड बाद में लिखा है सैलरीज एंड वेजेस, आप देख रहे हैं यहाँ पर सैलरीज पहले है तो आपने सैलरीज को प्रायोरिटी देनी है, और यहाँ पर वेजेस पहले है तो आपने वेजेस को प्रायोरिटी देनी है। यानी कि जो पहले दिया होगा आपने उस टर्म के अकॉर्डिंग क्या करना है, डिफाइन करना है। तो पहले वेजेस है इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो पहले सैलरी है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेम अप्लाई टू द सेकंड वन, हीटिंग डायरेक्ट होता है, लाइटनिंग इनडायरेक्ट होता है। बट हीटिंग एंड लाइटनिंग लिखें तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हीटिंग, इसलिए डायरेक्ट है। और अगर लाइटनिंग एंड हीटिंग लिखे तो पहले लाइटनिंग है, इसलिए इनडायरेक्ट है। ओके, इसके अलावा आपको फ्यूल एंड ऑयल देता है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। आपके पास कुछ ऑक्ट्राई एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे नॉर्मल सेंसेस में हम टोल भरते हैं, इसी तरह जब शिप्स निकलते हैं उन्हें चुंगी देनी पड़ती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड ऑक्ट्राई। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए, आप समझिए, हमें अगर सामान को लोड या अनलोड कराना है तो वी विल यूज, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उठा लेता है जिसे हम लेबर बोलते हैं। दूसरा, आप बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट से उसे उठा सकते हैं। तीसरा, आप टेम्पू, ट्रक, इन सब से उठा सकते हैं। ठीक है, तो इनको तीन नाम में डिफाइन किया जाता है, कार्टेज, कैरिएज, फ्रेट। कार्टेज जब आपके एनिमल्स वगैरह उठाते हैं, कैरिएज जब आप टेम्पो वगैरह से उठवाते हैं, फ्रेट जब आप इंसान से उठवाते हैं। सो खैर आपको इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए कार्टेज, कैरिएज, फ्रेट। अब देखिए, अगर कार्टेज, कैरिएज, फ्रेट सिर्फ खाली दिया हुआ है, यानी कि कुछ नहीं लिखा है इनके आगे, सिर्फ लिखा है कार्टेज, कैरिएज, फ्रेट, तो दोज आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपने क्या कंसीडर करना है, इन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसीडर करना है। बट अगर इनके आगे लिखा हो इनवर्ड, अगर इनके आगे क्या लिखा हो, इनवर्ड लिखा हो, तो भी आपने क्या कंसीडर करना है, डायरेक्ट ही कंसीडर करना है। यानी कि कार्टेज इनवर्ड, कैरिएज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, डायरेक्ट। कार्टेज खाली है तब भी डायरेक्ट, फ्रेट खाली है तब भी डायरेक्ट, कैरिएज खाली है तब भी डायरेक्ट। बट अगर इनके आगे लिखा है कार्टेज आउटवर्ड, कैरिएज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, यानी कि हमने कौन सा वर्ड एक्स्ट्रा यूज कर लिया, आउटवर्ड। तो कार्टेज आउटवर्ड इज देयर, कैरिएज आउटवर्ड इज देयर, फ्रेट आउटवर्ड इज देयर। अगर सभी के आगे आउटवर्ड लिखा है तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे गाइस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ओके, चलिए, इसके अलावा दूसरा जो है, वी हैव एक्सपेंसेस या पैकेजिंग ऑन परचेजेस। एक्सपेंसेस या पैकेजिंग ऑन परचेजेस, तो मैंने अभी आपको बताया वो सारे खर्चे जो आप परचेजेस रिलेटेड में करते हैं, रिलेशन में करते हैं, दोज आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, दूसरा हमने लिखा है एक्सपेंसेस या पैकेजिंग ऑन सेल्स, अगर आप बेचने के लिए खर्चे करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो आपके पास अगर पैकिंग ऑन परचेजेस है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सम कुछ और एक्सपेंस ऑन परचेजेस है तो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बट अगर सेल के लिए है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और आप देख सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आने दोनों ही डेबिट साइड है, क्योंकि डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंस होता है। तो जब हम पी एंड एल बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड डालेंगे। अभी हम ट्रेडिंग बना रहे हैं तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड डाल रहे हैं। बट द पॉइंट इज सिंपल, हमें बाइफिकेट करना है कि ट्रेडिंग के डेबिट में आना है या फिर पी एंड एल के डेबिट में आना है। ओके, सो नाउ लास्ट वन वी हैव ट्रेडिंग एक्सपेंस। तो समटाइम्स आप देखते हैं लिखा हुआ है ट्रेडिंग, तो इसलिए बच्चे को लगता है कि यार ये तो ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग एक्सपेंस भी होगा और ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। बट ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग का मतलब होता है बिजनेस। तो बिजनेस के एस्पेक्ट में ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, कि जब हम बेचते हैं मटेरियल तो हमें उसे कहा जाता है ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, तो इट इज ऑल्सो अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अलावा कुछ अदर्स कुछ और हो सकते हैं, मोस्टली इसी में कवर हो जाएगा, कोई एक आधा अगर आएगा तो वी विल जस्ट कंसीडर व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस। तो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे क्या क्या है, वेजेस है, वेजेस इन सैलरीज, हीटिंग, हीटिंग एंड लाइटनिंग, फ्यूल एंड ऑयल, कार्टेज, कैरिएज, फ्रेट, कार्टेज इनवर्ड, कैरिएज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऑक्ट्राई एंड एक्सपेंसेस, ऑक्ट्राई एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस या पैकेजिंग ऑन परचेजेस एंड अदर्स। ओके, चलिए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, हमें क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट करना है फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। तो आपको सिंपल सा देखना है कि कौन सी चीज़ें और कहाँ कहाँ आएगी। तो आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल, तो ये कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। फिर आपको वेजेस दिया हुआ है, वेजेस क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा, वेजेस होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है, जो आपने खरीदा होगा वो आप वापस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होता है। सो देन वी हैव फ्रेट,
फ्रेट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो यू जस्ट गो विद द डायरेक्ट एक्सपेंस है, आप डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग ले लेंगे। फ्रेट क्या होता है गाइस, डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका। परचेजेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग, कैरिएज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। रिटर्न इनवर्ड, जो आपने बेचा होगा वो आपको वापस आ रहा है, तो इट इज व्हाट, सेल रिटर्न, तो आप सेल में से माइनस कर लेंगे। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वाज 2 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2 लाख है, तो ये कहाँ पर आएगा, क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। आप देख रहे हैं ये कहाँ पर दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में। रीजन बीइंग एडजस्टमेंट में इसलिए होता है क्योंकि आप जो क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड निकालते हैं, ये आप पहले फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करते हैं इसकी। बेसिकली आप इसे काउंटिंग करते हैं प्रॉपरली, एंड फिर आप बताते हैं कि भाई इतना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब हम इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, परचेज रिटर्न आउटवर्ड हमने माइनस किया इसमें से, तो जस्ट गेट वेजेस फ्रेट एंड कैरियर इनवर्ड क्या है आपके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। सेल्स डाला, रिटर्न इनवर्ड डाला, क्लोजिंग स्टॉक डाला। अब आपने टोटल किया तो आपको पता लगा कि जो क्रेडिट साइड है वो क्या है, बड़ी है, डेबिट साइड क्या है, छोटी है। तो जो क्रेडिट साइड का टोटल है वही सेम टोटल ऑन द डेबिट आया। आपने डेबिट की सारी फिगर्स को माइनस किया, आपके पास बैलेंसिंग फिगर निकल के आया, एंड दैट बैलेंसिंग फिगर इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, अकाउंट को ठीक है, आप इसे क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है, दिस इज अबाउट ट्रेडिंग जो आपने बनाना है। अब इसके अंदर दो छोटे छोटे से एस्पेक्ट आ रहे हैं जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नाउ वी आर जस्ट गोइंग बैक टू द कॉन्सेप्ट्स। So now the next concept is purchase adjusted. Next concept is purchase adjusted. परचेज और परचेज एडजस्टेड दोनों में डिफरेंस होता है। अब वही डिफरेंस है जो हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए हमें नॉर्मली क्या पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास निकल के आता है कॉस्ट। इसके अलावा हमारे पास कॉक्स का एक और फॉर्मूला होता है सीओजीएस का, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ इन तीन कंपोनेंट्स की। जब हम बात करते हैं कितने की, सिर्फ तीन कंपोनेंट्स की, वन इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक, सेकंड इज कॉल्ड परचेजेस, थर्ड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। वन इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक, सेकंड इज कॉल्ड परचेजेस, थर्ड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। तो जब हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड परचेज और परचेज एडजस्टेड। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, एडजस्टेड परचेज या परचेज एडजस्टेड, जैसे भी आपको दिया हो। तो अब पॉइंट क्या होता है, देखिए ये जो हमने तीन चीजें लिखी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, और अगर मैंने देखिए क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस क्रेडिट से उठाकर इसे डेबिट में भेजूं, अगर ये क्रेडिट से डेबिट में जाए, जैसे कि आपको पता है कि 2+3 = 5 है। अब मैं 3 को अगर ऑन द राइट हैंड साइड भेजता हूँ तो क्या होगा, 5 - 3, तो 2 = 2 आएगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ऑन द नेक्स्ट साइड गया तो नेगेटिव हो गया। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, ये ऑन द क्रेडिट साइड है, अगर मैं इसे डेबिट में भेजूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये आ जाएगा लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अभी हम यही तो बोल रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, तो जो फिगर निकल के आएगी, जो आपके पास आंसर निकल के आएगा, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड परचेज। अब कई बार क्या होता है, हमें एडजस्टेड परचेज ही दे रखा होता है, हमें क्या दे रखा होता है, एडजस्टेड परचेज ही दे रखा होता है। तो एक तो पॉइंट हमारे पास यही है कि हम इन तीन कंपोनेंट को एक साथ एक एक अलग अलग करके लिखने की जगह एक ही कंपोनेंट लिख दें, परचेज एडजस्टेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालें, सेल डालें, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक होता है कि हम इसमें से बाकी एस्पेक्ट्स को निकाल दें, जैसे कि आप एक एग्जांपल देखिए,
उसने बोला परचेज एडजस्टेड है 5 लाख, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000। अब ओपनिंग स्टॉक आपने डेबिट में डाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक आपने क्रेडिट में डाल दिया। अब आपको चाहिए परचेजेस, आपको क्या चाहिए? परचेजेस। बट अगर आप परचेज एडजस्टेड उठा के डाल देते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परचेज एडजस्टेड कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू होता है परचेज एडजस्टेड। तो आप इसे या तो आप स्टेटमेंट बना के निकाल सकते हैं एज एन वर्टिकल, अगर आपको वर्टिकल में सॉल्व करने में दिक्कत हो तो आप इसको हॉरिजॉन्टल भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम एस्पेक्ट है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू परचेज एडजस्टेड। आपने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू डाली, क्लोजिंग स्टॉक की, परचेज एडजस्टेड की, सॉल्व किया, आपके पास निकल के आया क्या? परचेज निकल के आया। कितने का? 5,50,000 का। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर जो परचेज होता है वो भी नेट होता है। यहाँ पर जो परचेज होता है वो भी क्या होता है? नेट होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई परचेज के साथ परचेज रिटर्न दिया हुआ है तो आप वो माइनस कर लेंगे। ये क्या है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो अगर कोई रिटर्न दिया हुआ है तो उसे आप क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। ओके, अच्छा। अब नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेट टू समहाउ क्लोजिंग स्टॉक। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही। क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, क्लोजिंग स्टॉक जो आता है वो किस पर आता है? फिजिकल स्टॉक अवेलेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, कि जब साल का आखिरी है उस टाइम पे जो बचा एट द अनसोल्ड गुड्स उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। बट ये जो एंड ऑफ में बचता है इसके ऊपर ना दो पॉइंट आते हैं इसकी कॉस्ट रिलेटेड। क्या? जैसे हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हमारा सीमेंट का बिजनेस है। तो मान लीजिए एट द एंड ऑफ द टाइम आपके पास जो अनसोल्ड गुड्स बचे वो आपके पास 200 बैग्स बचे हैं। सीमेंट के 200 बैग्स हैं जो हमारे पास बच गए। अब जब हमने वो खरीदे थे, जिस टाइम पे भी खरीदे थे, तो उस टाइम पे हमने 300 रुपीज के खरीदे थे। तो उस टाइम अगर 300 रुपीज का एक बैग था, 200 हमारे पास बचे हुए हैं, तो इसका मतलब है 60,000 की कॉस्ट है उसकी। बट आज मार्केट में एक बैग की वैल्यू है 310। आज मार्केट में एक बैग की वैल्यू कितनी है? 310। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हो गई 62,000 की। तो पॉइंट ये आता है कि यार जितने पे हमने खरीदा था वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है या जो मार्केट में चल रही है वो वैल्यू है। तो इन दोनों में अगर आपको कॉस्ट और मार्केट वैल्यू आती है तो आपने लेना है विच एवर इज लोअर। आपने क्या लेना है? विच एवर इज लोअर। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60,000। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60,000 हो जाएगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमने देखा कि हमने कहा कि अगर वैल्यू मान लीजिए कॉस्ट की है 90, मार्केट वैल्यू है 80, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो इन दोनों में कम कितना है? 80,000। ऐसे ही 1,05,000, 1,20,000, तो क्या होगी? विच एवर इज लोअर 1,05,000। 90,000, 90,000 अगर इक्वली है दोनों तो वही सेम हो जाएगी, विच एवर इज लोअर का सेंस ही नहीं आएगा, तो 90,000। सो दिस इज द पॉइंट। अगर आपको कभी क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज दे रखी हैं तो आपने क्या करना है? विच एवर इज लोअर लेना है।